अस्सलामुअलैकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद वजूद में आने वाली शहबाज हुकूमत ने आज अपनी 1 साला कारकर्दगी कौम के सामने पेश कर दी है। गुज़श्ता बरस 4 मार्च को शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान हल्फ उठाया था और अपनी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर उनका कहना था कि 1 साल में माशी इस्तेकाम आया, लेकिन सभी तवील और मुश्किल है। 1 साल हो गया है अल्लाह ताला के फज़ल करम से कि आपके खिलाफ अपना कोई एक कंटेंशियस कोई स्कैंडल तो दूर की बात है, फाइनेंशियल कोई झूठा स्कैंडल भी ऑपोजिशन सामने नहीं ला सकी। इससे बड़ी आपकी और कामयाबी क्या हो सकती है। ये तरक्की और खुशहाली का सफर तभी इसमें तेजी आएगी, तभी उड़ान पाकिस्तान बनेगा, जब तक हम इस मुल्क के अंदर जो खवारिज हैं, जो दहशतगर्द जो हैं, उनका मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं कर देते। अफरात ज़र फरवरी 2025 में 1.5% तक आ चुकी है, जो सितंबर 2015 के बाद सबसे कम अफरात ज़र यानी महंगाई की शरह है। जुलाई 2025 से फरवरी 25 तक अफरात ज़र की औसत 6% तक शरह रही, जबकि पिछले माह इसी साल तकरीबन इसी अरसे में ये औसत 28% थी। विफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक फरवरी में महंगाई की शरह मजीद कम होकर 1.52% पर आ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक जनवरी 2025 में महंगाई की शरह 2.4% थी। जनवरी के मुकाबले में फरवरी में महंगाई की शरह 0.83% कम हुई। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक मईशत के तमाम इशारियत हैं। जब इक़्तिदार संभाला तो मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर था। हमने सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया। करंट अकाउंट डेफिसिट मुझे नहीं याद पिछली दफा के कब सरप्लस में गया था। मुझे याद है कि करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी हुई थी तो पीटीआई ने ढोल बजाए थे इस पे कि बड़ी कमी हो गई इसके अंदर। बहुत सारे एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। आईटी एक्सपोर्ट्स में 32% इजाफा हुआ है। एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। तो ये क्या आसान था? आसान नहीं था, बट अल्लाह ताला क्या करम है कि मईशत के तमाम इशारे मुस्बत हैं। एक फील गुड फैक्टर है पाकिस्तान का, मुल्क के अंदर भी मुल्क से बाहर भी। गुज़श्ता 11 महीनों में 120 से ज्यादा इस्लाहात मुख्तलिफ शुबों में नाफिज की गई, जिनमें गवर्नेंस, इक्तिसादी पॉलिसी, कानूनी फ्रेमवर्क और इदारा जाती कारकर्दगी शामिल है। मुल्क में अफरात ज़र मई 2023 में 38% से कम होकर दिसंबर 2024 में 4.1% तक पहुंची। ज़र मुबादला के ज़खायर $4 बिलियन से बढ़कर 11.7 बिलियन डॉलर हो गए। जीडीपी की शरह नमू 0.29 से बढ़कर 2.38% हो गई और 2025 में 3.5% तक पहुंचने की तवक्को है। तिजारती खसारा $27 बिलियन से कम होकर $17 बिलियन रह चुका है। खसारे का शिकार कौमी इदारों की अभी तक निचकारी नहीं हो सकी। टैक्स का निज़ाम इतना ही खराब है जो पहले था। वो तबके जिन पर टैक्स का बोझ पहले कम था, उन्हीं पर ही मजीद दबाव डाला जा रहा है। ताजरों को टैक्स नेट से अभी भी बाहर रखा हुआ है। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने के बाद भी पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली का पहला पार्लिमानी साल भी मुकम्मल हो चुका है। कौमी असम्बली ने पार्लिमानी साल मुकम्मल होने पर रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक 51 बिल मंजूर किए गए, जिनमें 26वीं आईनी तरमीम भी शामिल है। उनमें से 40 हुकूमती बिल्स और 11 प्राइवेट मेंबरान के बिल्स काबीना से मंजूर किए गए। गुज़श्ता साल के मुकाबले में 26 हुकूमती बिल्स और 6 प्राइवेट मेंबरान के बिल्स कानून बने। हुकूमत के लिए अहम संगमील में शंघाई ताउन तंजीम के हुकूमती सरबराहान मुमलिकत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद शामिल था, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान ने की, जिसमें इंडिया के वजीर खारजा जबकि दीगर तमाम रुकन ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की। रवाबर जनवरी में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के फोरम के तहत मुस्लिम ममालिक में खवातीन की तालीम के मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मलाला यूसुफजई ने शिरकत की। बात करें सियासत की तो सियासी इस्तेकाम के लिए हुकूमत ने मुतादिद मरतबा पीटीआई के मुज़ाकरात की पेशकश की। ये मुज़ाकरात हुए भी, लेकिन कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिल सकी। हुकूमत की जानिब से तो मुज़ाकरात की पेशकश हनूज बरकरार है, लेकिन पीटीआई मुज़ाकरात से इनकारी है। अपोजिशन जमातों का ग्रैंड अलायंस बनने की बातें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन अब तक पीटीआई को उसमें कामयाबी नहीं मिली, जिसकी वजह अपोजिशन जमातों के दरमियान एतमाद का फुकदान है। मौजूदा हुकूमत 1 साल के दौरान दहशतगर्दी के मसाइल का उन्हें सामना रहा। गुज़श्ता चंद माह में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा देखने में आया। साल 2025 के पहले 2 महीनों में अस्करियत पसंदों ने मुल्क भर में 153 हमले किए। गुज़श्ता माह फरवरी में दहशतगर्दों के 80 वाक़यात दहशतगर्दी के हुए। दहशतगर्द हमलों में 55 शहरी हलाक और 47
सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। हमलों के दौरान 81 सिक्योरिटी एहलकार और 45 शहरी जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 156 के करीब जो खवारिज हैं वो हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 20 दहशतगर्दों को जख्मी और 66 को गिरफ्तार किया। दहशतगर्दों में 50 का ताल्लुक जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से था। दहशतगर्दी करदाना कार्रवाइयों में बलूचिस्तान सबसे ज्यादा मुतासर सूबा रहा। 32 हमले रिकॉर्ड हुए जिसमें मजमूई तौर पर 56 अफराद मारे गए। कबाली अजला में दहशतगर्दों ने 21 हमले किए। केपी के दीगर अजला में दहशतगर्दी के 23 हमले रिकॉर्ड किए गए। हुकूमत की एक साल में क्या क्या कामयाबियां रहीं और किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और आने वाले सालों में हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या होगी, इन चैलेंजेस को कैसे अबूर किया जाएगा, इन सब मामला पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर जनाब हनीफ अब्बासी ने, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक वजीर खजाना डॉक्टर हफीज पाशा साहब, जिनसे ये सवाल रखेंगे उनके सामने कि हुकूमत की एक साला कारकर्दगी उनके सामने कैसी रही। सब बहुत शुक्रिया। कैबिनेट की एक ऐसी मीटिंग आज हुई जिसमें एक साला गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस और उसमें कुछ हम सहाफियों को एज ए ऑब्जर्वर भी बुलाया गया। कुछ इंडिकेटर्स बड़े अच्छे आए लेकिन चैलेंजेस भी बड़े हैं। और आज भी जो प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच थी उसमें उन्होंने वो तारीफ तो की अपनी वज़रा की, लेकिन साथ में ये कहा कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आर यू रेडी फॉर इट? सबसे पहली बात तो ये है जी कि देखिए, मैं ये बात नहीं कहता लेकिन मैं ये बात जरूर करूंगा कि फरवरी 2024 और फरवरी 2025 ये कंपैरिजन मैं करूंगा। ठीक। और ये कंपैरिजन इसलिए करूंगा, ये मेरा नहीं है, ये दुनिया के वो इकोनॉमी के जितने अदाद-ओ-शुमार बनाने वाले सारे लोग हैं उनकी तरफ से है। ये हुकूमती अदाद-ओ-शुमार नहीं है, जिसमें मैंने आपको बता रहा हूं कि आप देखिए कि उस वक्त हमारे पास जो रिजर्व्स थे वो $4 अरब के थे, अब $15 अरब के। उस वक्त हमारे पास जो रेमिटेंसेस थी, तरसीलात ज़र, वो आती थी $3 अरब 80 करोड़, अब इस वक्त अल्लाह के फजल करम से वो हमारे पास आ रही हैं $18 अरब की। इंटरेस्ट रेट हमारा 22% पे था, आज 12 पे है। इंशाल्लाह विद इन 6 मंथ सिंगल डिजिट पे होगा अल्लाह ने चाहा। उसके बाद आप आ जाएं कि हमारी इन्फ्लेशन जो थी 38% पे थी, वो आ गई 1.5 के ऊपर आ गई। अच्छा, इसके साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है, IT के अंदर एक्सपोर्ट बढ़ी है हमारी, टेक्सटाइल के अंदर एक्सपोर्ट बढ़ी है हमारी, और फिर इसके मैं कहूँगा कि जो फॉरेन पॉलिसी थी उस पर वजीर आजम ने दिन रात मेहनत की। आप देखें कि स्टेट ऑफ हेड आ भी रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर उनके पास SCO समिट सबसे बड़ा कारनामा था। लेकिन उसके अलावा देखें ना, UAE के हेड ऑफ स्टेट आए हैं, फिर उसके टर्की के आए हैं, फिर उसके बाद चाइना के आए हैं, उसके बाद सऊदी अरब, हर मुल्क का हेड ऑफ स्टेट यहाँ पाकिस्तान आया। तो क्या लेने आए हैं? वो सिर्फ गपशप लगाने, चाय पीने, उनका अच्छा खाना तो उन्हें घर में भी मिल जाएगा। अच्छा, वो इस पाकिस्तान में आए, ये सारे चले गए थे। लास्ट जो गवर्नमेंट थी, जो PTA की गवर्नमेंट थी, उसमें सारे भाग गए थे और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में एक पैनी की आपने 9 इंडस्ट्रियल जोन लगाने थे। CPEC पे जब आपने उनको मुर्द इल्जाम ठहराया, उन्हें करप्ट कहा, यानी उस वक्त के वजीर आजम ने, इमरान खान साहब ने, तो उसका नतीजे में उन्होंने अपने आप को वाइंड अप किया, चले गए। अब बड़ी मुश्किल के साथ जब वजीर आजम का दौरा चाइना हुआ, वहां पे लोगों को मनाया गया, वो फिर यहाँ पे अब दोबारा CPEC को आप समझे कि जो कहते हैं ना कि अभी वक्फे के बाद दोबारा शुरू करते हैं, तो ये दोबारा शुरू हुआ है CPEC। उसके नतीजे में आप देखिएगा कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी अल्लाह के फजल करम से। फिर नेफ्टेक के जरिए स्किल वर्कर्स जो हैं वो पैदा किए जा रहे हैं, जो अपना पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जाएंगे तो अगर वो इस वक्त 10 रुपए कमा रहे हैं तो उस स्किल की वजह से 100 रुपया कमाएंगे। ठीक है जी। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे इकदाम हैं जिस इकदाम के जरिए जो है ये इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा प्रोडक्शन कास्ट है वो ज्यादा है हमारे हमसाया ममालिक की बदौलत, वो इलेक्ट्रिसिटी के रेट की वजह से। पावर प्लांट्स में आप देखें 5 से हमारे एग्रीमेंट खत्म हो गए हैं, 14 के ऊपर काम जारी है। तो कहने से मुराद ये है कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि हमारी प्रोडक्शन कास्ट जो है वो कम से कम आए, ताकि हम एक्सपोर्ट में मजीद, यानी हम 2035 तक तो कम से कम $60 अरब तक चले जाए। अच्छा, ये तो भाई साहब सारे प्लस थे ना, अब आगे आते हैं। अब आपने जाना है ग्रोथ की तरफ। ठीक है। ग्रोथ जब तक आप नहीं लाएंगे, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त 22% पे खड़ी है। बहुत अच्छा। आपकी गुर्बत की लकीर जो है 40% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। आपके 40% बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं।
ऐसे में ये 3 चैलेंजेस को टैकल करना और फिर साथ में ग्रोथ भी लेके आना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। अच्छा, ये बात आपकी अभी देखे ना, मैं ये बात भी अब प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने मेरी, उन्होंने कहा जी मैं ये नहीं कहता कि जब लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा तो उस वक्त मैं समझूंगा कि हमारी जो मेहनत है वो रंग लाई, क्योंकि जब तक रोजगार नहीं होगा तो लोग खाना कहाँ से खाएंगे, अपने बच्चों की फीसें कहाँ से देंगे, अपने वालिदैन की अद्वियात कहाँ से देंगे। ये जो आते हैं आपके पैकेजेस आते हैं, ये ठीक है, कोई रमजान पैकेज की सूरत में, कोई आप स्कॉलरशिप दे रहे होते हैं, सारी चीजें, लेकिन जब तक आप लोगों को सेल्फ सफिशिएंट नहीं करेंगे उस वक्त तक कोई मुल्क और कोई कौम तरक्की नहीं करती। इसमें अब बहुत पीछे हैं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। लेकिन ये आप जरूर ज़हन में रखें कि ये जो लोग कहते हैं ना, हम जो इस वक्त लोगों को स्किल फ्राहम कर रहे हैं, या स्किल एजुकेशन नेफ्टेक की सूरत में, वो अब प्राइम मिनिस्टर का 3 लाख का तकरीबन टारगेट है कि हर साल 3 लाख लोगों को शॉर्ट कोर्स स्किल करके फिर इसको यूएई भेजा जाए, फिर उनको सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट में भेजा जाए, यूरोप में या कहीं और जाना चाहते हैं। एक उस पर जोर है अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, और दूसरा आपने जिक्र किया है बच्चों का, मैं इस पर बड़ा टची हूँ एजुकेशन के हवाले से। देखिए, एजुकेशन के हवाले से ये आपके दादोशुमार बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि 2.5 करोड़ तकरीबन बच्चा जो है पाकिस्तान नहीं, मेरी प्राइम मिनिस्टर से इस पे तकरीबन 5-6 मिनट बात हुई है, और उन्होंने इमरजेंसी तो लगाई हुई है, इमरजेंसी लगाई है, लेकिन उस तरह काम नहीं है जिस तरह होना चाहिए, जिस रफ्तार के साथ होना चाहिए। लेकिन इस्लामाबाद में भी मैंने जो पिछले दिनों में दादोशुमार लिए हैं कि अगर उनका फर्ज किया, मैं एक मिसाल दूं, 2000 बच्चा था तो जो स्कूल से बाहर था, तो इस वक्त मेरा ख्याल है वो 2000 की बजाय 1500 रह गए हैं। ठीक है जी, एक मिसाल आपको दे रहा हूँ। इसी तरीके से आज भी हमारे रावलपिंडी के अंदर भी सीएम पंजाब की तरफ से भी हर जो उनका एमपी एमएनए अपने अपने इलाके के, वो अपने बच्चों को, जो बच्चे स्कूल आउट ऑफ स्कूल हैं, उनको लाएं और बाकायदा उसकी तशहीर भी की जाए कि ये बच्चे जो हैं इस वक्त स्कूल में दाखिल हुए हैं। वो भी मुहिम जारी है, लेकिन इसकी रफ्तार को तेज करना है। और इमरजेंसी जब आप लगाते हैं तो इमरजेंसी से मुराद ये है कि इमरजेंसी बुनियादों पे करना है, ये नहीं कि वही कछुए वाली चाल चलनी, अभी कछुए वाली चाल है, सॉरी। ठीक है जी। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तीसरी सबसे जिसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा, वो है भाईजान हमारी पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ भी यही रही तो फिर आदिल साहब वी आर इन ट्रबल। फिर आप जितने मर्जी आप तैयार करते रहें, जितने मर्जी आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट से लिए हैं, जितने मर्जी आपको रेमिटेंसेज आती रहें, जितने मर्जी आप कारखाने लगाते, जो मर्जी करते रहेंगे, फिर आपके लिए मुश्किलात है। हाँ, तो उसके ऊपर भी हुकूमत वक्त को जो है वो काम करना चाहिए। और अच्छा, एक बड़ा एतराज ये हो रहा है, आपने खर्चे भी कम करने हैं। हाँ, तो खर्चे तो हमारे भाई साहब 50 लोगों ने कैबिनेट बना दी। अच्छा, मेरी बात सुने। एक तो पहली बात यह है कि आपके इल्म में लाना चाहता हूं कि अगर हमारी सैलरी थी ना उसमें एज एमएनए, तो अब अगर 5 लाख कुछ अब हुई है, पहले तो 1,60,000 थी। 1,60,000 में भाईजान पेट्रोल भी पूरा नहीं होता। मैं इस चीज का कायल नहीं हूं कि आप जनाब लोगों की जेबों से काटें, निकालें पैसा और अपने पे लगाएं। नहीं, आप जो आपका राइट बनता है उतना जरूर लें। और हर बंदा भी जो है, मैं शायद अफोर्ड कर सकता हूं, लेकिन बहुत सारे साथी जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, जो मेंबर नेशनल असेंबली भी हैं। तो ये एक तो उनको, लेकिन हमारी सैलरीज जो हैं वो कट होके, मेरा ख्याल है अव्वल तो फेडरल मिनिस्टर को सैलरी पीएम लेने ही नहीं देते, मेरा ख्याल है। अच्छा, अभी जो ये नया फैसला वो करने जा रहे हैं, जो हुआ है। ठीक है जी। इसी तरीके से जो हमारी अगर हम कोई अपनी जगह लेंगे रहने के लिए तो उसका रेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमें देना पड़ेगा। अच्छा, अपने लोगों ये कोई नया बिल ला रहे हैं या अपने? नहीं, ऑलरेडी ये है। अच्छा, पीएम ने ऑलरेडी कर दिया हुआ। अगर मैं किसी को चाय पिलाऊंगा उसके पैसे मैं खुद दूंगा। अच्छा, तो हमारे खर्चे कौन से हो गए? हाँ, हम पे बोझ बढ़ गया, हमारा काम बढ़ गया, हमने दिन रात काम करना है। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि इस वक्त देखें, अगर मेरी जात को देखें तो मुझे किस चीज की कमी है कि मैं कहूं कि मैं अपनी जात के लिए काम करना है। मैंने इस पाकिस्तान के लिए काम करना है। इस वक्त हर बंदा ये सोच के समझ के कैबिनेट में आया है, उसको लाया गया कि तूने पाकिस्तान के लिए काम करना है। अगर अपने लिए काम करना है तो 4थे-5वें दिन बंदा एक्सपोज हो जाएगा। ये परवेज खटक साहब नून लीग में शामिल हो गए हैं जो कैबिनेट में आ रहे हैं? नून लीग में तो बहुत सारे लोग हैं जो नून लीग के नहीं है, इस्तेकाम पाकिस्तान के हैं। नहीं, इस्तेकाम पाकिस्तान के है ना बहुत सारे लोग। अच्छा, इसी तरीके से जो मतलब आपके इत्तेहादी हैं जी। लेकिन अमीर मुकाम साहब हों, दूसरे लोग वो नाराज हैं, वो बाप पार्टी से भी लोग आए हैं। सर देखिए, वो कह रहे हैं हम लड़े हैं लोगों से। मैं एक बात करूं जी।
शायद एक पॉलिटिकल वर्कर ये बात नहीं कह सकता। मैं कई दफ़ा, मेरी अंग्रेजी ठीक कर देना अगर गलत हो तो, मैं कहता हूँ कि इस हुकूमत को बाई हुक और बाई क्रुक इसको चलना चाहिए बाकी 4 साल। अच्छा, ये कोई उसके लिए खटक साहब जैसे डिसीजन लेना जरूरी है? नहीं, मैं वो जो मैं आप उसको बात करके फलां नाराज है जी, ठीक है जी, तो मुझे भी पहली फुर्सत में मिनिस्टर बनना चाहिए था ना जी, ठीक है ठीक है, कुछ कहूँ या नहीं? नहीं, कुछ भी ना कहें, लेकिन अगर 1 साल बाद बना हूं जी, तो क्या मैंने अपनी लीडरशिप या किसी से नाराजगी का इजहार किया या अपनी सियासत छोड़ दी या पीछे हट गया? इन्हीं टॉक शोज के अंदर, इसी रावलपिंडी के अंदर हर जगह बैठकर हम अपनी हुकूमत को, अपने लीडरशिप के इकदामात को डिफेंड भी करती हैं, बात भी करते हैं और अपना इनपुट भी देती हैं। बात यह है कि इस वक्त जैसे मैंने पहले कहा कि अगर मिनिस्टर बनना सिर्फ ये लिखाना है कि वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी, तो मेरा ख्याल है ये मैं पहले भी बन चुका था पीडीएम की गवर्नमेंट में। अच्छा, ये जो एक मिथ है कि जी आपने कहा अगर मैंने बनना है तो रेलवे का ही बनना है, ये रेलवे का क्या? नहीं, ये कतई बात गलत है। तो ये पिंडी रेलवे के हिस्से में? ये एक्चुअली इशू ये है कि अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन उस चीज का नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर 2-3 चीजों को लेके चल रहे हैं। मैंने उन्हें कहा था जो डिसीजन आप लेंगे वो आपके लिए, वो मेरे लिए, क्योंकि मेरे वो उस्ताद भी हैं, सीधी सी बात है, और मेरी सियासत को निखारने में उनका किरदार भी है, और मेरे मुश्किल वक्त में जिस तरह वो शख्स खड़ा हुआ है, शायद पाकिस्तान में मेरे बच्चों के अलावा कोई शख्स खड़ा नहीं। बाकी मेरे लोग मेरे साथ रहे, रावलपिंडी के लोग, पूरे के पूरा जम्मे गफीर होता था अदालतों के अंदर भी और जम्मे गफीर होता था जेलों के बाहर भी, लेकिन जिस मोहब्बत, प्यार और लविंग स्टाइल के साथ, और मैं कहता हूँ हर लिहाज से जिस तरीके से उन्होंने मेरा साथ दिया है, मैं हमेशा ये कहता हूं, लेकिन वो मुझे मना करते हैं कि ऐसी बातें ना किया करें। मैं भाई साहब एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वफाकी वजीर ब्रैकेट इन रेलवे हनीफ अब्बासी साहब से गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी वजीर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, ये सब कुछ तो एक तरफ, लेकिन आप इमरान खान साहब का क्या करेंगे, तहरीक इंसाफ का क्या करेंगे? वो सड़कों पे निकल रहे हैं शायद खाकार और मौलाना को लेके। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि जिन अफराद का आपने जिक्र किया है उनमें से काबिल जिक्र मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, कोई नो डाउट। मुझे नहीं उम्मीद कि वो इनके साथ सड़कों पे आएंगे, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि ये उनको छोड़ के तो हमारे साथ आके इन्होंने मुज़ाकरात शुरू कर दिए थे, ठीक है ना। और मौलाना बड़े माशाल्लाह जहां दीदा पॉलिटिशियन है, उन्हें पता है किसके साथ चलना है और किसके साथ नहीं चलना। जहां तक रह गया तहरीक इंसाफ की बात, वो फैसले अदालतों में होंगे और अदालती फैसलों के बाद ही उनका कोई फ्यूचर है। जहां तक रह गया इनके मुकदमात, इनकी बाकी चीजें, देखें मुकदमात को फेस हमने भी किया है और अदालतों को हमने भी फेस किया है। हमारी तमाम लीडरशिप ने, मियां नवाज शरीफ साहब से लेके, मरियम नवाज साहबा से लेके, शहबाज साहब से लेके, बाकी हम सब समेत, किसी को उम्र कैद हुई, किसी को अपना 14 साल हुई, किसी को 7 साल हुई, किसी को क्या हो, लेकिन इस तरह रोना पीटना नहीं डाला जिस तरह इन्होंने, और ना भागे हैं। ये रोना पीटना डालना, भागना और फिर अपने ही रियासत के ऊपर थूकने की बातें करना, बुरा भला कहना और गैर मुल्की ताकतों को खतूत लिखना, उनको कहना कि पाकिस्तान में आकर इंटरफेयर करें, ये कभी पाकिस्तान। अब भाई साहब, आप लोगों के साथ एस्टेब्लिशमेंट ने किया या पीटीआई ने किया? क्योंकि ये लोग तो कह रहे हैं हमारे साथ तो जो है। देखे ना, मेरी बात सुन। पहली बात तो ये है कि हमारे साथ उस इमरान खान की, अपना राना सनाउल्लाह की गाड़ी में जो हीरोइन रखी गई थी, वो किसके कहने पे रखी गई थी? वो इमरान खान के कहने पे रखी किसने? ये इसको छोड़ें इस बात, वो वही फिर टूल इस्तेमाल होता है ना जो रियासत का होता है, ठीक है ना। रखवाई किसने? रखवाई इमरान खान ने रखवाई। किसने कहा था कि मैं नवाज शरीफ का आके एसी उतार दूंगा? इमरान खान ने कहा था, ठीक है। किसने कहा था कि मैं फलां शख्स को, एहसन इकबाल को ये देखना चाहता हूँ, मैं फलां शख्स को ये देखना चाहता हूँ, मैं ख्वाजा साद रफ़ी को जेल में देखना चाहता हूँ? मेरे बारे में कहा गया कि इसको मैं उम्र कैद हुई है, इसको फांसी होनी चाहिए थी। जब मैं जेल गया तो उसने कहा कि इसको बाहर का खाना नहीं मिलना चाहिए, इसको फलां सेल में रखना चाहिए। तो वज़ीर आज़म कौन था? चीफ एग्जीक्यूटिव कौन था? ये इमरान खान की बातें निकाले ना, जब वो कहा करते थे कि अगर जब मैं वज़ीर आज़म बना तो उस वक्त अगर मुझे किसी ने गलत बात की और एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे कुछ कहा तो मैं रिजाइन दे दूंगा। तो वैसे आप जिन हालात से गुजरे उसका तो हम जैसे लोग चश्मदीद गवाह भी हैं। अब ये बताएं, शेख रशीद का ख्वाब होता था ML1
कि जी ये मैं अपनी ज़िंदगी में बस ये कर लूँ फिर मैं रिटायर हो जाऊँगा, अगर आपको फॉर एग्जांपल ये मिनिस्ट्री मिल जाती है, कुछ सोचा है आपने? जितना देखिए सिक इंडस्ट्रीज है ना, एविएशन इंडस्ट्री भी हमारी, PIA है, अच्छा ये परसेप्शन पे बात है कि अगर मिल जाए चले, लेकिन कोई बात नहीं, इसलिए कि हमारा ही रेलवे है, पाकिस्तान का ही रेलवे है, कोई और हेल्थ हुई तो उस पर भी देख लेंगे क्या मुश्किलात हैं। लेकिन मैं जो एग्जिस्टिंग सूरत हाल है उसको बेहतर करने की पहले कोशिश करूंगा, पहले 6 महीनों। अच्छा, फर्ज किया कि आपकी ट्रेन टाइम पे नहीं चल रही मौजूदा, तो क्या फायदा मेरा, ठीक है। इसी तरीके से अगर जो एक्सीडेंट होते हैं वो अगर उनको देखा जाए कैसे रोका जा सकता है, उसमें फाटक नहीं है, ट्रेन की पटरी खराब है, ठीक है जी, ये जो कोयटा का धमाका हुआ किसकी नलायकी थी, रेलवे स्टेशन के ऊपर हुआ, ठीक है जी, इस तरह के वाकयात फ्यूचर में ना हो। सफाई का मेयार देखा जाएगा, कार्गो के ऊपर देखा जाएगा कि मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि कार्गो ट्रेन चलाई जाएं, प्रॉफिट हो रेलवे को। फिर इनका इस वक्त रेलवे लैंड अपना अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो पता नहीं बनी हुई है कि नहीं बनी हुई, उसके जरिए भाई साहब आखिर में आखिरी 2 मिनट है, लेकिन एक क्वेश्चन बड़ा जरूरी है। आप भी जाते रहते हैं दुबई, लंदन, आगे पीछे, ये बुलेट ट्रेन्स होती हैं, आप अंडरग्राउंड जाएं और आधे घंटे में उधर निकलें, गाड़ी में आप वो सफ़र 2 उसमें तय करेंगे। थोड़ा सा उस जानिब भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ही तबाह बर्बाद है, हम तो सोच भी कोई नहीं सकता कि रेलवे में सफ़र करेगा। देखिए जी, मैं पहली बात तो ये है कि मुझे ख्वाजा साद रफीक साहब याद आ रहे हैं, उन्होंने अच्छा काम किया था रेलवे में, उन्होंने रेलवे में अच्छा काम किया था जितना उनको वक्त मिला था। अब ये है कि ये जो बात आप कह रहे हैं, पहली फुर्सत में तो अगर लाहौर और इस्लामाबाद कहीं देखे ना, अगर ट्रेन अच्छी आपको मिल जाए तो मेरा ख्याल है कि आपका मोटरवे से भी सफर जो है आरामदेह हो जाएगा उसमें, और लोग आराम के साथ उसमें सफर करेंगे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है स्टेप बाय स्टेप जो है इन चीज़ों को सारों को लेके चले। अब ऐसा कोई वादा यहाँ पे बैठ के करना कि बुलेट ट्रेन चला दी जाएगी, ग्लास ट्रेन चले वो चल रही है, पंजाब हुकूमत चलाने की कोशिश कर रही है इस्लामाबाद से मरी, बड़ा अच्छा इकदाम है, बहुत अच्छा है, और उसी को हम भी फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो अच्छी चीज़ें लेंगे सर, अपने बेशक नेबर से मिल जाए, कहीं और से मिल जाए, काम करना है सर, बस आखिर में मैं यही कहूँगा, इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करना है। अनीफ अबाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और मैं नाज़रीन स्पेशल शुक्रिया इसलिए करता चलूँ कि इन्होंने कुछ अर्सा पहले मुझे कहा था कि जब मैंने पूछा फेडरल मिनिस्टर कब बन रहे, उन्होंने कहा जब आपके पास मैं आ जाऊँगा पहली दफ़ा शो में, तो वो जैसे ही हल्फ उठाऊंगा तो आपके पास आ जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनीफ भाई साहब, मैंने आपसे पूरा किया है, पूरा किया। आप बाकी दोस्त क्या कहते हैं मुझे वक्त में चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद डॉक्टर हफीज पाशा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे पूछेंगे, साबिक वजीर खजाना है, बड़े जबरदस्त इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े बैलेंस्ड हैं, कि वो 1 साल गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे देखते हैं। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक आजी। डॉक्टर हफीज पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने आज अपना 1 साल की परफॉर्मेंस बाकायदा तौर पर सेलिब्रेट की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट की मीटिंग की, उसमें प्रेजेंटेशंस हुई, उसमें अनाउंस हुआ, उसमें इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर बात हुई, डबल डिजिट इन्फ्लेशन से सिंगल पर आ गए, इंटरेस्ट रेट नीचे आ चुका है, करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया है और ग्रोथ की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। 1 साल को आप कैसे परखेंगे इस हुकूमत की परफॉर्मेंस को पाशा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम जो रिसर्च के लोग हैं और हमारी तो जिंदगी गुजरी है पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए, मेरे सामने जो तस्वीर है हमारे माशी हालात की, वो एक मिक्स्ड पिक्चर है। कुछ चीज़ें पॉजिटिव यकीनन आगे बढ़ी हैं और अनफॉर्चुनेटली बहुत सी चीज़ें अभी भी परेशान कुन है। सबसे पॉजिटिव अचीवमेंट जो यकीनन हमारी हुकूमत का है, और उन्होंने इसको वाज़े तौर पर इसको एडवर्टाइज भी किया है, और वो है कि अफरात ज़र की रफ्तार बहुत कम हुई है, और ये यकीनन एक स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस है जिसमें कामयाबी हुकूमत ने हासिल की है। और अगरचे कीमतों में कमी नहीं आई है, मगर कीमतों की रफ्तार बढ़ने की वो बहुत कम हुई है। ये एक मुनासिब अचीवमेंट है। मगर दूसरी तरफ आप आ जाइए तो मुझे इस बात पे बेपनाह अफसोस है कि हमारा जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, जिसने एक बेहतरीन डिजिटल पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस 2023 में किया है,
और उसके रिजल्ट सब उन्होंने छाप दिए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है, मगर अफसोस की बात यह है कि पहली दफ़ा एम्प्लॉयमेंट के फिगर्स भी हासिल किए गए हैं। उन्होंने अपने सेंसस में एम्प्लॉयमेंट को इंक्लूड किया है। नतीजा ये है कि उनका एस्टिमेट ये है कि पाकिस्तान में 2023 में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का पैमाना 22% हो चुका था। 22% तारीख का बहुत बुलंद फिगर है ये। 2020 में जब सर्वे किया था लेबर फोर्स का इसी इदारे ने, पीबीएस ने, तो उस वक्त आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.3% थी। दूसरी तरफ 2-3 और आदाद शुमार पेश कर दूं जिससे हमें परेशानी है। एक तो ये है कि आपका जो गुर्बत का पैमाना है वो भी बहुत बढ़ गया है। खतरे गुर्बत इस वक्त पाकिस्तान में पॉवर्टी लाइन के नीचे तकरीबन 44% पॉपुलेशन है। यानी कि 11 करोड़ लोग करीब हो चुके हैं पाकिस्तान में। और दूसरी तरफ मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी और अफसोस है, चूंकि मैं एक प्रोफेसर हूं, कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो हैं पाकिस्तान में, उनका लेवल नंबर जो है वो 25.6 मिलियन तक पहुंच चुका है। 40% से ज़्यादा बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी है। हम अपनी हुकूमत से एक्सपेक्ट करते हैं कि इन इश्यूज पे फोकस करे और एक बैलेंस्ड पिक्चर पेश करे। यकीनन अफरात ज़र में कमी आई है और कुछ स्टेबिलिटी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में आई है, मगर आप कह रहे हैं करंट अकाउंट सरप्लस में है, मगर फाइनेंशियल अकाउंट जो है वो डेफिसिट में है। तो हर चीज में एक मिक्स पिक्चर। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अच्छे तरीके से इसको बैलेंस किया। एक तरफ जो अच्छे फिगर्स हैं वो भी आपने कहे, दूसरी जानिब अगर हम खत गुर्बत की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात करें, वो आपके लिए कंसर्निंग है। तो इन दोनों को अगर बैलेंस आउट करके देखा जाए, अब एक बड़ा चैलेंज हुकूमत के लिए ग्रोथ फैक्टर है, जीडीपी है, ग्रोथ बढ़ाना है। अगर ग्रोथ नहीं बढ़ेगी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट इसी तरह रहेगी, ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, खते गुर्बत से मजीद लोग नीचे जाएंगे। तो आप क्या एडवाइस देंगे कि क्या ऐसे इकदामात मौजूदा हुकूमत ले जिससे कम से कम ये जो 2 इंडिकेटर्स हैं ये हमें अगले साल बेहतरी में नजर आए? थोड़े बात दरअसल ये है कि हमारी हुकूमत ने जो जिसे हम PSDP कहते हैं, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसको तकरीबन ना होने के बराबर कर दिया है। इस बात पे हमें बहुत अफसोस है। देखिए, अगर किसी मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, आप फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइडिंग करेंगे, डैम्स नहीं बनाएंगे, रास्ते में नहीं इजाफे करेंगे और बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ये सब नहीं करेंगे, तो ग्रोथ कहाँ से आएगी? प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए कि हर चीज़ में कंस्ट्रेंट्स होंगे। मैं आपको आदाद शुमार पेश कर दूं। पहले 6 महीने में हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने टोटल जो इन्वेस्टमेंट की है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट PSDP में, वो सिर्फ 160 अरब है, जबकि साल का टारगेट है 1400 अरब। बजट के खसारे को कंट्रोल करने का एक ये नामुनासिब तरीका ढूंढ लिया है। खर्चे करंट एक्सपेंडिचर्स में कम होने चाहिए थे, वो तो बेतहाशा बढ़े हैं, इसलिए आपने तनख्वाहें बेतहाशा बढ़ा दी। अब तो काबिना को भी डबल कर दिया है। और दूसरी तरफ आपने डेवलपमेंट के खर्चे जो प्रायोरिटी एक्सपेंडिचर्स हैं, जिससे इकॉनमी में शरह-ए-नमू में इजाफा होगा, वो तो आपने तकरीबन ख़त्म करके छोड़ दिया है। तो दिस इज रॉन्ग पॉलिसी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, द गवर्नमेंट शुड गो फॉर मोर बैलेंस्ड एक्सपेंडिचर पॉलिसी एंड ट्राई एंड कंप्लीट द मेजर प्रोजेक्ट्स विच आर स्टिल पेंडिंग। उसके नतीजे में इंशाल्लाह ग्रोथ में इजाफा होगा और प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट लेवल जो है पिछले साल 2023-24 में, आपको हैरत होगी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का लेवल इस हद तक गिर गया
कि सनती शोबे में जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो 25 साल पहले से कम हुई है। ये हाल है। तो मुझे ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो एफडीआईज भी है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला, लेकिन इट वाज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। उनसे सिर्फ वो जो चैलेंजेस है गवर्नमेंट को उस पर बात की, और जो मेरा सबसे अहम पॉइंट था कि आपके 40% बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, स्पेशली 18 साल से कम। तो अगर आप पाकिस्तान को जितना भी अच्छा विजन दे दें, जितनी भी अच्छी तरफ ले जाएं, लेकिन आपकी आधी आबादी अगर आउट ऑफ स्कूल है, तो वो आधी आबादी कल 10-15% क्या प्रोडक्टिविटी आपको देगी? Am I right? एब्सोल्युटली। मैंने तो खुद अपना जिक्र किया था पहले प्रॉब्लम्स में। देखिए, बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो यूनाइटेड नेशंस का, हम 164 तक गिर चुके हैं। बहुत ही बुरा हाल है हमारे। और इसमें देखिए, जो आपने अगर बच्चों को स्कूल नहीं भेजा तो आगे चलकर वो किस तरह के काम करेंगे। और ये भी देख लीजिए कि इस वक्त आपने जो तालीम पे जो खर्चा करना था 10 साल पहले, ये तकरीबन 2.4% था जीडीपी का। अब वो गिर गिरा के मुश्किल से 1.6% पर आ चुका है। हम लेकिन डॉक्टर साहब, इसका ब्लेम आईएमएफ को भी देना। आईएमएफ अगर आपको स्पेंड नहीं करने देता, और उन्हें इतना अंदाजा नहीं है कि 2.4% जीडीपी से हम 1.6 पे जा रहे हैं, तो ये एक मुल्क का हम गला घोट रहे हैं या उसकी मईशत? बात यह है कि ज्यादा खर्चा जो है 70% से ज्यादा प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का है, और आईएमएफ का अभी तक रुझान इतना प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के खर्चों पे नहीं रहा जितना उनका है आज फेडरल गवर्नमेंट में। और दूसरी तरफ आपको सुन के शायद हैरत होगी कि एक इंडिकेटिव टारगेट उन्होंने खुद सेट किया है कि इस लेवल तक आप अपने तालीम के खर्चे को और सेहत के खर्चे को बढ़ाएं, कम नहीं करें, बढ़ाएं। मगर इसको हासिल करने के लिए आईएमएफ कह रहा है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को अपने टैक्स के निज़ाम को बहुत बेहतर करना है, बहुत गुंजाइश है। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स हमें लाना था, उसको भी डिले कर दिया। प्रॉपर्टी टैक्स ना होने के बराबर कलेक्शन है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि एजुकेशन की प्रायोरिटी आईएमएफ समझता है। वी मे डिसएग्री विद आईएमएफ ऑन मेनी थिंग्स, बट दे आर देमसेल्व्स कॉन्शियस ऑफ द नीड to tackle poverty and education. डॉक्टर हफीज पाशा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, हम गवर्नमेंट की एक साला जो मईशत है, परफॉर्मेंस है, उसका अहाता कर रहे थे, और डॉक्टर साहब किसी तारफ के मुताज नहीं है। वन ऑफ द वेरी बैलेंस्ड हमारे इकोनॉमिस्ट हैं और साबिक फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, वक्त चाहते हैं एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान आउट हो चुका है, और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आकिब जावेद साहब ने, उबूरी कोच हैं, उन्होंने कुछ अहम फैसले किए। रिजवान और बाबर T20 से जो हैं वो निकल चुके हैं, उनसे कप्तानी भी रिजवान से छिन चुकी है। इस वक्त माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। माजिद भट्टी साहब, क्या ये फैसले दुरुस्त और बरवक्त हैं? क्योंकि असल में तो वनडे टीम ने परफॉर्म नहीं किया और चेंज होगी, सारी चेंजेस आ गए T20 में। आदिल जावेद साहब, आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल हो रहा है, और हमने ये उम्मीद लगाई हुई थी कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल खेलेगी, लेकिन आपको पता है कि डिजास्टर हो गया और पाकिस्तान सेमीफाइनल की रेस से ही बाहर हो गया। लेकिन आज जो टीमें दो अनाउंस हुई है, सजा और जजा का जो कानून है वो तो ये होना चाहिए था कि जिन लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी में खराब परफॉर्मेंस दी थी उनको वनडे टीम से ड्रॉप होना चाहिए था। वो तो तमाम नाम वनडे टीम में नजर आ रहे हैं, लेकिन अचानक T20 टीम पर हमने देखा कि एक बिल्कुल क्रैकडाउन हुआ, वहां कप्तान भी चेंज हो गया। देखिए, आपने भी हमारे साथ क्रिकेट कवर की है। जब आप बहुत सारे कप्तानों को ड्रेसिंग रूम में रखेंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद कप्तान चेंज करेंगे, मैं T20 फॉर्मेट की बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब से तो वनडे में भी बाबर आजम वगैरह जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था,
उनको एटलीस्ट 1-2 सीरीज के लिए तो बाहर बिठाना चाहिए था, लेकिन हमने T20 टीम तब्दील कर दी। अब मेरा सवाल सिलेक्शन कमेटी और मोहसिन नकवी साहब से है कि न्यूजीलैंड की कंडीशन वो कंडीशन है जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया में बड़ी बड़ी टीमें वहां जाके स्ट्रगल करती हैं। हमने नए लड़कों को T20 टीम में डाल दिया। अब इनकी क्या जमानत है कि कल ये लड़के खुदा न खास्ता अगर परफॉर्म नहीं कर पाते तो ये अपनी जगह बरकरार रख पाएंगे? मेरे ख्याल में हमने जिस तरह अभी चैंपियंस ट्रॉफी में खराब परफॉर्मेंस दी, उसमें तो जो हम टीम देख रहे हैं तो नजला किस पे गिरा? कामरान गुलाम ड्रॉप हो गए, मोहम्मद हसनैन ड्रॉप हो गए, लेकिन बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, वो लोग जिनसे पाकिस्तान टीम को तवक्कुआ थी, हारिस रऊफ, कि ये पाकिस्तान की इस कैंपेन को आगे लेके जाएंगे, वो तो वनडे टीम में बरकरार है। लेकिन मेरे ख्याल में इतनी जल्दी तो, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किसी ने आकिब जावेद से ये सवाल पूछा कि इतनी जल्दी तो इंसान का मूड चेंज नहीं होता जितनी जल्दी हम पाकिस्तान का कप्तान चेंज कर देते हैं। हमने एक बार फिर T20 टीम का कप्तान तब्दील कर दिया। मेरी बेस्ट विशेज है सलमान अली आगा से, लेकिन मेरे ख्याल क्या सिस्टम इन लोगों को इतना टाइम देगा कि नए कप्तान जो है वो खुदा न खास्ता सीरीज हारने के बाद टीम में जगह बरकरार रख पाएंगे? फिर एक सवाल ये भी है कि शादाब खान, जिनको हमने खराब परफॉर्मेंस की बिना पर ड्रॉप किया था और बगैर परफॉर्म किए वो वाइस कप्तान बन गए पाकिस्तान टीम के, तो ये ऐसा मौका है जो न समझने का न समझाने का। शायद हम ये क्रिकेट नहीं समझ पा रहे जो आकिब जावेद और उनके साथी सिलेक्टर्स सोच रहे हैं। मेरे ख्याल में थोड़ा सा बेहतर सिलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग बगैर परफॉर्मेंस के टीम में आ गए। बड़ी साहब, लेकिन इशू ये है कि अगर हम वनडे टीम की बात करें, T20 में कप्तान चेंज हो गया, बाबर रिजवान ड्रॉप हो गए, लेकिन असल में तो वनडे में चेंजेस होने चाहिए थे। बिल्कुल, देखिए मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि अभी हमने खराब परफॉर्मेंस तो वनडे में दी और बड़े बड़े हमारे जो बुल्स थे वो तो चैंपियंस ट्रॉफी में गिर गए, उन्होंने तवक्कुआत पूरी नहीं की, लेकिन हमने T20 टीम तब्दील कर दी। कल दूसरा सेमीफाइनल लाहौर में होना है। शायद पीसीबी ने वो जो एक प्रेशर बिल्ड हुआ था, जो क्रिटिसिज्म फॉर्मर क्रिकेटर्स और एक्सपर्ट्स की तरफ से हो रहा था, उस पे थोड़ा सा आई वॉश करने के लिए हमने T20 टीम तब्दील कर दी। लेकिन T20 टीम में भी तो आदिल भाई मसला ये है ना कि आपको याद है क्राइस्टचर्च में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का मैच था, छोटा सा टोटल था, उस वक्त मिसबाउल्लाह, यूनुस खान, शाहिद आफरीदी, बहुत बड़े बड़े नाम पाकिस्तान की वर्ल्ड कप टीम में थे, लेकिन पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो मैच हार गया वर्ल्ड कप का। तो अब हमने अचानक हैफाजत वे में कप्तान चेंज कर दिया T20 का, वनडे में वो सारे लड़के टीम में बरकरार है। तो ये मैंने यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे तो ये कहानी समझ में नहीं आ रही। और आकिब जावेद जिनका असाइनमेंट पूरा हो गया था, उनको हर बंदा कहता रहा कि आप स्पिनर्स को शामिल करें, लेकिन एज ए हेड कोच और सिलेक्टर उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। इंडिया आज भी 4 स्पिनर्स के साथ सेमीफाइनल खेल रहा है। पिछला मैच न्यूजीलैंड का उन्होंने 4 स्पिनर्स के साथ खेला, हमने आकिब जावेद को 3 महीने का और टाइम दे दिया। तो मेरे ख्याल में चले, अब मोहसिन नकवी साहब की नीयत में हमें शक नहीं है, उनके लिए भी हमारी नेक ख्वाहिशात, ज़ाहिर है पाकिस्तान की टीम है, एक यही खेल है जिससे पूरी कौम को एक तफरीह मिलती है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि फिर इन लड़कों को और इस सिस्टम को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ओवरनाइट तो ये लड़के परफॉर्म नहीं कर सकते। आपकी बात दुरुस्त है, एक ही गेम है, हमें उसमें तफरीह मिलती है, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम आपसे एग्री करें या ना करें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तफरीह का सामान ही दिया गया। मैं फिर अपना सवाल दोहराऊंगा, जिस टीम को शिकस्त हुई है वो बरकरार रखी गई है और T20 टीम तब्दील हो चुकी है। कोच को मजीद 3 माह तो तब दिए जाते हैं जब उनकी परफॉर्मेंस होती है। खुद चेयरमैन पीसीबी, उन पर बड़ा एतराज ये है कि भाईजान पीसीबी पार्ट टाइम जॉब नहीं है, तो ये जवाबात तो मिलने चाहिए ना। बिल्कुल, आपका पॉइंट बहुत ही वैलिड है कि वो टीम जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में खराब परफॉर्मेंस दी, उसमें तो सारे बड़े नाम मौजूद हैं, इवन हेड कोच भी मौजूद है। फिर मोहसिन नकवी साहब को अब ड्राइविंग सीट पर खुद आना पड़ेगा। मेरे ख्याल उनके जो मुशीर है वो उनको गलत मशवरे देकर पाकिस्तान टीम की इस गाड़ी को गलत सिमत में लेके जा रहे हैं, क्योंकि ड्राइवर के साथ वो बैठकर सफर कर रहे हैं इस बस पे। मेरे ख्याल उनको खुद ड्राइविंग सीट पे आना पड़ेगा। आकिब जावेद कहने को तो बहुत आसान है कि मैं
अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, शिकस्त तस्लीम करता हूँ, लेकिन आकिब जावेद की हेड कोच की हैसियत से पाकिस्तान टीम को जितना बड़ा नुकसान हुआ, एज ए सिलेक्टर भी आकिब जावेद पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, तो मेरे ख्याल में तब्दील कुछ भी नहीं हुआ, सारी चीजें वही बरकरार है। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी तवज्जो हटाई गई है, लेकिन तब्दील कुछ भी नहीं हुआ। सारे वही प्लेयर जो नाकाम प्लेयर थे चैंपियंस ट्रॉफी के, वो पाकिस्तान टीम का आज भी हिस्सा है। माजिद भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।